तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सुनने में थोड़ा पॉलिटिकल लगता है, लेकिन असल में ये हमारी जेब, हमारी डेमोक्रेसी और हमारे दिमाग तीनों से जुड़ा हुआ है। और हाँ, चिंता मत करो, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला। थोड़ा डेटा होगा, थोड़ा लॉजिक होगा और बीच बीच में हल्की फुल्की चटनी भी डालेंगे ताकि मजा बना रहे। अब सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, तो आपका सीधा सा जवाब होगा, अरे भाई, कैंडिडेट खड़ा होता है, कैंपेन करता है, पोस्टर लगते हैं, रैलियां होती हैं और फिर वोट पड़ते हैं। बिल्कुल सही, थ्योरी में। लेकिन प्रैक्टिकल में कहानी थोड़ी अलग है। और थोड़ी नहीं, काफी अलग है। मान लो एक आम लोकसभा कैंडिडेट है, उसके ऊपर एक लिमिट होती है, करीब 95 लाख रुपए। यानी भाई साहब को उसी में पोस्टर भी छापने हैं, गाड़ियां भी चलानी है, लोगों को बुलाना भी है और शायद चाय समोसे भी खिलाने हैं। अब 95 लाख सुनने में बड़े लगते हैं, लेकिन आज के टाइम में एक शादी का खर्चा देख लो, फिर समझ आ जाएगा कि ये कितना टाइट बजट है। अब एंटर होता है एक स्टार कैंपेनर, और अगर वो स्टार कैंपेनर खुद देश का प्रधानमंत्री हो, तो फिर गेम थोड़ा बदल जाता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब जरा सोचो, एक ही इंसान सालों साल अलग अलग राज्यों में सैकड़ों रैलियां करता है। 2014 में सैकड़ों रैलियां, 2019 में भी तगड़ी एक्टिविटी और 2024 में तो फिर से 200 प्लस इवेंट्स। मतलब ये कोई वीकेंड हॉबी नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। और अब यहां आता है असली ट्विस्ट। कानून कहता है कि कैंडिडेट का खर्चा लिमिटेड है, लेकिन जब कोई स्टार कैंपेनर जैसे प्रधानमंत्री रैली करने आता है, तो उसका ट्रैवल खर्चा कैंडिडेट के अकाउंट में नहीं जुड़ता। मतलब कैंडिडेट, भाई मेरे पास 95 लाख हैं, सिस्टम ठीक है, लिमिट फॉलो करो। फिर पीएम आते हैं हेलीकॉप्टर, सिक्योरिटी, मीडिया कवरेज के साथ, और सिस्टम बोलता है ये सब अलग है, रिलैक्स। अब ये वैसा ही है जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपको बोला जाए, भाई तू बैटिंग कर, लेकिन रन सिर्फ 50 तक ही बना सकता है, और दूसरी टीम का प्लेयर हेलीकॉप्टर से एंट्री लेकर छक्के पे छक्का मार रहा है और अंपायर कह रहा है ये अलग कैटेगरी है। जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उनके साथ पूरा सिस्टम चलता है, सिक्योरिटी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, सब कुछ। ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं होता, ये पूरा मेगा शो होता है। अब यहां सवाल उठता है, ये सब खर्चा कौन उठा रहा है? ऑफिशियली कहा जाता है ये सरकारी खर्चे हैं, सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। लेकिन जब वही इवेंट चुनावी रैली बन जाए, तो लाइन थोड़ी ब्लर हो जाती है। यानी जो चीज गवर्नेंस के लिए है, वही कैंपेनिंग में भी इस्तेमाल हो रही है। और यहीं से कहानी शुरू होती है। क्या ये सिस्टम सच में सभी के लिए बराबर है, या फिर ये एक ऐसा गेम बन चुका है जिसमें कुछ प्लेयर्स के पास अनलिमिटेड पावर अप है? अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ इंडिया में ही होता है, या फिर बाकी लोकतंत्रों में भी यही जुगाड़ टेक्नोलॉजी चल रही है? चलो थोड़ा इंटरनेशनल टूर करते हैं, बिना पासपोर्ट के। सबसे पहले बात करते हैं यूके की। वहां एक कॉन्सेप्ट होता है, प्री इलेक्शन पीरियड ऑफ सेंसिटिविटी। नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन काम सीधा है। इस दौरान सरकार और उसके मंत्री थोड़ा संभल के चलते हैं। मतलब कोई नई बड़ी घोषणा नहीं, कोई ऐसा फैसला नहीं जो वोटर्स को सीधे प्रभावित करे। यानी वहां यह समझा जाता है कि भाई अभी तुम सरकार हो, लेकिन साथ में चुनाव भी लड़ रहे हो, तो दोनों चीजों को मिक्स मत करो। अब अमेरिका चलते हैं, जहां हर चीज थोड़ी ज्यादा ड्रामेटिक होती है, लेकिन नियम भी उतने ही स्ट्रिक्ट होते हैं। अमेरिका में एक क्लियर डिवीजन होता है ऑफिशियल ट्रैवल और पॉलिटिकल ट्रैवल के बीच। मतलब अगर प्रेसिडेंट कहीं सरकारी काम से जा रहे हैं, तो उसका खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन अगर वही ट्रिप चुनावी रैली के लिए है, तो पार्टी को भी पैसा देना पड़ता है। सीधा सा नियम, जो काम पार्टी का है उसका बिल भी पार्टी भरेगी। अब जरा इंडिया पर वापस आते हैं। यहां क्या होता है? यहां इलेक्शन कमीशन कहता है स्टार कैंपेनर का ट्रैवल खर्चा कैंडिडेट के खर्चे में नहीं जोड़ा जाएगा। सुनने में ठीक लगता है, लेकिन जब स्टार कैंपेनर कोई बड़ा नेता हो, और खासकर अगर वो देश का प्रधानमंत्री हो, तो ये छोटा सा नियम बहुत बड़ा असर डाल देता है। मतलब एक तरफ यूके और अमेरिका जैसे देश कोशिश कर रहे हैं कि सरकार और चुनाव अलग रहें, और दूसरी तरफ इंडिया में दोनों के बीच की लाइन धीरे धीरे फेड हो रही है। अब इसे थोड़ा आसान तरीके से समझो।
मान लो स्कूल में एग्जाम चल रहा है, एक स्टूडेंट को बोला गया तुम सिर्फ पेन और पेपर यूज कर सकते हो, और दूसरे स्टूडेंट को लैपटॉप, इंटरनेट और चैट जीपीटी सब मिल गए, और टीचर कह रही है दोनों के लिए नियम बराबर हैं। आप खुद सोचो, ये बराबरी है या एडवांस पैकेज? इस प्रकार की बचकाना बातें। अब कुछ लोग यहां बोलेंगे अरे यार प्रधानमंत्री हैं, वो तो कैंपेन करेंगे ही, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, कैंपेन करना उनका हक है, कोई ये नहीं कह रहा कि उन्हें रोक देना चाहिए, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि वो कैंपेन करें या नहीं। मुद्दा ये है कि उस कैंपेन का खर्चा कौन उठा रहा है, क्योंकि जब एक प्रधानमंत्री रैली करते हैं तो वो सिर्फ एक नेता नहीं होते, वो एक पूरा सिस्टम लेकर आते हैं। सिक्योरिटी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया कवरेज, सब कुछ। और ये सब फ्री नहीं आता, इसका खर्चा होता है। अब अगर ये खर्चा टैक्स पेयर्स के पैसे से आ रहा है और उसी से चुनावी फायदा भी मिल रहा है, तो फिर ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं रह जाता, ये थोड़ा अनफेयर एडवांटेज बन जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां पर डेमोक्रेसी का असली टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है फेयर कंपटीशन। लेकिन अगर एक प्लेयर के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस है तो बाकी प्लेयर्स सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के लिए खेल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्केल की, यानी कितना बड़ा है ये पूरा खेल। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो एक ही लीडर द्वारा सैकड़ों रैलियां, हजारों किलोमीटर की यात्रा और लगातार चुनावी एक्टिविटी, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक तरह से परमानेंट कैंपेन मोड बन चुका है। मतलब पहले क्या होता था, चुनाव आते थे, कैंपेन होता था, फिर सरकार काम करती थी। अब क्या हो रहा है, चुनाव हो या ना हो, कैंपेन चलता रहता है। अब यहां एक और दिलचस्प चीज आती है, विजिबिलिटी। देखो, राजनीति में सिर्फ पैसा ही नहीं चलता, दिखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप हर जगह दिख रहे हो, टीवी पर, न्यूज में, सोशल मीडिया पर, तो आप लोगों के दिमाग में बने रहते हो। और जब एक प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हो तो वो सिर्फ एक कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, वो पूरे नैरेटिव को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इसे ऐसे समझो, एक लोकल कैंडिडेट है जो अपने एरिया में मेहनत कर रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आते हैं, बड़ी रैली, मीडिया कवरेज, पूरा माहौल बदल जाता है। अब वोटर क्या याद रखेगा, लोकल कैंडिडेट का छोटा सा कैंपेन या वो बड़ा इवेंट जो हर जगह दिख रहा है? यही है विजिबिलिटी विदाउट अकाउंटिंग का गेम। मतलब इफेक्ट तो फुल मिल रहा है, लेकिन खर्चा कैंडिडेट के अकाउंट में नहीं जा रहा। अब थोड़ा इतिहास की बात करते हैं, यह मुद्दा नया नहीं है। 1989 में एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कुछ ही हफ्तों में 200 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों को कवर किया था और साथ में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं भी की थी। यानी ऑफिस प्लस कैंपेन का मिक्स पहले भी था, लेकिन तब उसका स्केल इतना बड़ा नहीं था। और अब आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग केस पर, 1975 का। उस समय इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कारण क्या था? ना तो सैकड़ों रैलियां, ना करोड़ों का खर्चा, बल्कि सिर्फ ये कि एक सरकारी अधिकारी ने चुनावी काम में मदद की थी, जबकि उसने अपना पद आधिकारिक रूप से छोड़ा नहीं था। अब जरा सोचो, एक छोटा सा टेक्निकल वायलेशन और पूरा चुनाव रद्द। और आज जब बड़े स्तर पर सरकारी मशीनरी, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ चुनावी माहौल में एक्टिव होता है, तो उस पर सवाल भी कम ही उठते हैं। यह थोड़ा वैसा है जैसे पहले ट्रैफिक पुलिस 100 रुपए के चालान पर भी पकड़ लेती थी, और अब कोई ट्रक गलत साइड से जा रहा है और सब बोल रहे हैं चलने दो भाई, सिस्टम है। अब यहां कोई ये नहीं कह रहा कि आज सब कुछ गलत है या पहले सब कुछ सही था। मुद्दा यह है कि समय के साथ चीजें बदल गई हैं और उनका स्केल इतना बढ़ गया है कि अब वो ज्यादा इंपैक्टफुल हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात, अब ये सब नॉर्मल लगने लगा है। यानी जो चीज पहले सवाल खड़ा करती थी, अब वही चीज बैकग्राउंड में चली गई है। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम बस बैठकर ये बोल दें यही सिस्टम है, चलने दो, या फिर कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे ये गेम थोड़ा फेयर बने? देखो, सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री को कैंपेन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। डेमोक्रेसी है भाई, हर नेता को अपने पार्टी के लिए कैंपेन करने का पूरा हक है, लेकिन हक के साथ जिम्मेदारी भी आती है। और यहीं पर 3 बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल रिफॉर्म्स सामने आते हैं। पहला,
ट्रांसपेरेंसी। मतलब अगर प्रधानमंत्री किसी रैली में जा रहे हैं तो उसका पूरा खर्चा पब्लिक होना चाहिए, ट्रिप बाय ट्रिप, रैली बाय रैली, ना कि बस एक बड़ा सा वीवीआईपी खर्चा का लेबल लगाकर सब कुछ उसमें डाल दिया जाए। क्योंकि जब पैसा जनता का है तो हिसाब भी जनता को मिलना चाहिए। अब सोचो, अगर आपके घर में कोई बोले, पापा मैंने 50,000 खर्च किए पर मत पूछना कहां, तो क्या आप चुप बैठोगे? नहीं ना। तो फिर देश के लेवल पर हम इतना कूल क्यों हो जाते हैं? दूसरा, कॉस्ट शेयरिंग। अगर कोई इवेंट साफ साफ चुनावी है, मतलब पार्टी का फायदा हो रहा है, तो उसका खर्चा पार्टी को भी देना चाहिए। सीधा सा लॉजिक, जो फायदा ले रहा है वही बिल भी भरे। अभी क्या हो रहा है? फायदा पॉलिटिकल है लेकिन खर्चा पब्लिक का। ये थोड़ा वैसा है जैसे आप दोस्तों के साथ पार्टी करें और बिल पड़ोसी से भरवा दें। तीसरा, स्टार कैंपेनर रूल्स को अपडेट करना। अभी ये नियम सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो छोटा नेता हो या देश का प्रधानमंत्री, लेकिन रियलिटी ये है कि दोनों का इंपैक्ट बराबर नहीं होता। इसलिए जब बात सबसे बड़े पद की हो तो रूल्स भी थोड़े अलग और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए, क्योंकि जो चीज छोटे लेवल पर ठीक लगती है वही चीज बड़े लेवल पर डिस्टॉर्शन बन जाती है। अब अगर ये तीन चीजें लागू हो जाएं तो कम से कम हम ये कह पाएंगे कि सिस्टम थोड़ा ज्यादा फेयर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमें खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना पड़ेगा, क्या सच में हमारे चुनाव लेवल प्लेइंग फील्ड है, या फिर ये एक ऐसा मैच बन चुका है जिसमें एक टीम के पास पूरा स्टेडियम, स्पॉन्सर और अंपायर सब कुछ है और दूसरी टीम बस कोशिश कर रही है टिके रहने की? क्योंकि आखिर में डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है फेयर मुकाबला। अगर मुकाबला ही बराबरी का नहीं होगा तो रिजल्ट चाहे जो भी आए, सवाल हमेशा रहेंगे। और सबसे जरूरी बात, जब जनता का पैसा सत्ता को दोबारा पाने के लिए इस्तेमाल होने लगे तो डेमोक्रेसी धीरे धीरे पावर के लिए कैंपेन बन जाती है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ी रैली देखें, कोई बड़ा भाषण सुने, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि कौन जीत रहा है, एक बार ये भी सोचिए इस गेम के रूल्स किसके फेवर में लिखे गए हैं। तो दोस्तों, आखिर में बात बहुत सिंपल है। डेमोक्रेसी सिर्फ एक वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसमें हर नागरिक का भरोसा सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर सिस्टम ऐसा बन जाए जहां कुछ लोगों के पास ज्यादा पावर, ज्यादा रिसोर्स और ज्यादा विजिबिलिटी हो, तो धीरे धीरे बराबरी का खेल खत्म होने लगता है। और जब बराबरी खत्म होती है तो चुनाव तो होते हैं लेकिन असली मुकाबला कमजोर हो जाता है। इसलिए जरूरी ये नहीं है कि कौन जीत रहा है, जरूरी ये है कि कैसे जीत रहा है। क्योंकि एक मजबूत देश वही होता है जहां सत्ता सवालों से डरती नहीं बल्कि जवाब देती है, और एक जागरूक नागरिक वही होता है जो सिर्फ खबरें नहीं देखता बल्कि उन्हें समझता भी है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा वादा, बड़ी रैली या बड़ी खबर देखें, बस एक छोटा सा सवाल अपने दिमाग में जरूर रखना, क्या यह सच में फेयर है? अगर हम ये सवाल पूछना शुरू कर दें तो बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है।